नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनावी कैंपेन कमेटी की घोषणा कर दी है। 32 सदस्यों की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है, जबकि प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने यह संकेत देने की कोशिश भी की है कि वो आदिवासी हितैषी पार्टी है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम फैसले कांग्रेस ने लिए हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता चंद्रकांत दामोदर हंडोरे को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उधर बीजेपी ने भी चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। साथ ही समिति में वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। बीजेपी और कांग्रेस ने कई ऐसे नेताओं को भी समिति में जगह दी है जो पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी हमारी बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। साथ ही चुनाव के लिए प्रचार समिति, चुनाव समिति का भी गठन हुआ है। सभी वरिष्ठ नेताओं को कमेटियों का सदस्य बनाया गया है। प्रचार समिति में कांतिलाल भूरिया जी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता को बागडोर सौंपी गई है। साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं को बागडोर दी गई है। आगामी दिनों में अन्य भी वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न समितियों में जवाबदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर सभी नेताओं को एक साथ लेकर मध्य प्रदेश में विजय अभियान की शुरुआत कर चुकी है। कौन कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती, इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि बेटा भी, पिता भी कमेटी के अंदर है, तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में। तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली ये कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गांधी परिवार, मध्य प्रदेश के अंदर दो परिवार, कि कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कमेटियों में मुझे ध्यान में जो मैं देखने को मिलता है कि नकुलनाथ तो हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बेटे नहीं है। बड़ी चोट कर दी है कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। तो हमेशा की तरह लगभग बीजेपी का जो बयान है वो इसी के मद्देनजर था कि कांग्रेस नेपोटिज्म की राजनीति करती है, यानी कि कमेटी में वही लोग शामिल होते हैं जो लगभग एक घर के मेंबर हों, पिता पुत्र हों, वगैरह वगैरह। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मंजरी जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं नीलाभ जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। वही बात भाई भतीजावाद वाली। वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब मामला तो सेट करने का चल रहा है। कमलनाथ जी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। तो पार्टी में परिवारवाद हावी है। बीजेपी को तो यही दिखाई दे रहा है। देखिए, नकुलनाथ जी सांसद है मध्य प्रदेश से। हाँ, छिंदवाड़ा सांसद है। सांसद कमेटी में लिया जाना चाहिए, जो उनका एक प्रोटोकॉल है और उनका उस पद पे है वो। अब भाजपा के परिवारवाद की एक लिस्ट बताता हूँ आपको साहब। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, विजयराजे सिंधिया का बेटा दुष्यंत सिंह, यशवंत सिन्हा का बेटा जय सिन्हा, रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह, प्रमोद महाजन की बेटी, मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी, जी फडणवीस का बेटा डी फडणवीस,
श्रीलाल गोयल का बेटा विजय गोयल, जी के हाँ। मल्होत्रा का AK मल्होत्रा, हाँ। अटल बिहारी जी का दामाद A मिश्रा। अब मध्य प्रदेश पे आता हूँ, सुंदरलाल पटवा का भतीजा सुरेंद्र पटवा, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा देवेंद्र प्रसाद सिंह जो दावेदारी कर रहा है टिकट की, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसमी बिसेन दावेदारी कर रही टिकट की, गोपाल भार्गव का बेटा अभिषेक भार्गव दावेदारी कर रहा है टिकट की, कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग, सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक, वीरेंद्र सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा, बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, भेरूल पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार, प्रेम सिंह दत्ती गांव का बेटा राजवंत सिंह दत्ती साहब। चलिए अब हम करते केंद्र की बात। अमित शाह जी का बेटा जय शाह जी से ढंग से गिल्ली डंडा खेलना भी नहीं आता, मुझे क्या BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। अब परिवारवाद कहाँ आ गया, कांग्रेस में या भाजपा में? आप खुद ही तुलना कर लीजिए, मैं इतनी लंबी फेहरिस्त बता दिया आपको। ये अपने गिरेबान में झांके, पहले दूसरों पर उंगली उठाने के लिए। नकुल लाल जी सांसद है, हाँ। मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा से चुने गए, सांसद का प्रोटोकॉल होता है, उन्हें समिति में रखा जाता है। चलिए ठीक है, मैं मंजरी जी से सवाल कर लेता हूँ आपके इस सांसद है अमित हाँ। शाह जी के बेटे ने कौन सा आपके जवाब पर मंजरी जी से मैं सवाल कर लेता हूँ। बताना चाह रहा हूँ। हाँ। तो मंजरी जी, आप लोग सवाल तो खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस पर भाई भतीजावाद को लेकर, लेकिन नीलाभ जी भी एक लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, राज्य से लेके केंद्र तक की तमाम नेताओं के नाम बता दिए। हेलो जी मंजरी जी बोलिए। ये मैंने सुन नहीं पाई थी। अच्छा मंजरी जी, सवाल यही, एक तो मुझे आप लोग की आवाज बहुत धीमे आ रही है। मेरा सवाल केवल यही है कि अगर मान लीजिए जो सवाल आप लोग कर रहे हैं भाई भतीजावाद को लेकर, वो नीलाभ जी पूरी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, कम से कम मुझे लगता है 20-25 नेता तो मुझे गिना दिए होंगे, मतलब हमारे दर्शकों को। हाँ। अच्छा, उससे भी ज्यादा नीलाभ जी कॉन्फिडेंट हैं, और ज्यादा वो नेता गिना सकते हैं। ठीक है मंजरी जी, क्या कहेंगी? पार्टी में जैसे कांग्रेस पार्टी में है कि एक ही परिवार जो है वो पूरी पार्टी को नेतृत्व कर रहा है, और वो पूरी पार्टी जो है वो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही है। अच्छा। और इनके कार्यकर्ता नेता उनके ही महिमा मंडित में लगे रहते हैं। तो ये हमें समझना होगी कि परिवारवाद की परिभाषा क्या है। भाई परिवारवाद, आप एक पार्टी को एक परिवार पूरा चला रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक पार्टी, एक कोई नेता का परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं चला रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता रहे। और नहीं सुनिए तो मंजरी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। शिवराज सिंह चौहान साहब अपने दम पर, अपने बूते पर विद्यार्थी परिषद से आज मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी इस बात को डिनाई नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी कहां से वो उठते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल, लेकिन जो कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों को टिकट देते हैं, बच्चा ही कहा जाएगा, अपने बेटों को, बहू को टिकट देते हैं, और फिर ये चीज में फिर पैरवी नहीं करनी चाहिए ना। अगर मोदी जी ने पार्लियामेंट्री बैठक में इस बात को कहा था कि कुछ नेताओं को लगता है कि उनके बच्चों के टिकट मैंने काटे, ये बात पीएम मोदी ने कही थी, तो वो सही सोचते हैं। तो अगर उस चीज को आप लोग आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को आक्षेप करने का मौका भी नहीं मिलेगा इस चीज में भी। एक बार चाहे तो लिस्ट में मैं आता हूँ नीलाभ जी, आपके पास आता हूँ जी। बिल्कुल निश्चित ही आप जो बात कर रहे हैं उस पर हमारा नेतृत्व भी विचार कर रहा है। और आने वाले समय में आपको वो चीजें देखने भी मिलेंगी। कुछ चीजें जो है वो समय के साथ सुधारी जाती हैं और हमारे यहाँ वो सुधरती जा रही हैं, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी जो कमेटी का अनाउंस हुआ तो उसमें मामा भांजे, पिता पुत्र और भाई की जोड़ी आपको इसमें देखने मिल रही। न केवल एक कमेटी में है, दूसरी कमेटी में भी वही नाम है। आप एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है और इनकी जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है, कितना अंतर है, कितनी हल्की कमेटी बनी है इनकी और कहाँ भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है। आप दोनों में अंतर देखिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, और आने वाले समय में उसका हमें नतीजा भी देखने को मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनका कुशल नेतृत्व
हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और हाँ। हमारा जो कार्यकर्ता है पूरी अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा और निश्चित तौर पर 2023 और 24 में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। जी, अगर ये चाहे तो मैं आपको इनके परिवारवाद की लिस्ट वापस सुना देता हूँ, अगर आप समय दें मुझे तो। नहीं, मंजरी उनका परिवारवाद की लिस्ट वापस सुना देता हूँ मैं, हाँ, है ना? नहीं, दूसरी बात ये बोलते हैं, हाँ, दूसरी बात ये कहते हैं केडर बेस्ड पार्टी। हाँ, केडर बेस्ड पार्टी वो होती है जो खरीद फरोख्त करके जो आयातित लोग हैं सिंधिया जी के साथ आते हैं, उन्हें हाँ। टिकट देती है और बड़े बड़े पदों पर बिठा देती है, इसके कारण आपके पार्टी में असंतोष होता है। कहाँ केडर रहा, कहाँ केडर बेस्ड पार्टी रही आपकी, किस मुंह से आप बोल रहे हैं? जो नए नवेले लोग आए उन्हें उठाकर आपने बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, मंत्री बना दिया, टिकट दे दिए। वो तो कांग्रेस मानसिकता के थे, जोड़ तोड़ करके गए, वो तो षड्यंत्र पूर्वक गए, खरीद फरोख्त करके बुलाया। तो आपकी पार्टी में केडर रहा कहाँ? जो दरी उठाऊ कार्यकर्ता है, झंडे उठाऊ कार्यकर्ता है, नारे लगाने वाला कार्यकर्ता है, जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से फर्श से अर्श तक लेकर आया, उसकी कहाँ केडर है, उसकी कहाँ वक़्त है? वही तो असंतोष आपके बीच गहरा रहा है। तभी तो 20 दिन में 3-3 बार आपके अमित शाह जी को आना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। क्यों भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। ये गुट क्यों आ रहा है? केडर बेस की बातें आपकी मुझे शोभा नहीं देती, और परिवारवाद की बात आप बिल्कुल भी मत कीजिए। ऊपर से लेकर नीचे तक परिवारवाद बता। अब मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण, अमित शाह जी का बेटा कौन सी क्रिकेट की गेम में आगे बढ़ा हुआ है, कौन सी रणजी ट्रॉफी खेल ली, मुझे ख्याल गिल्ली डंडा खेलना भी ढंग से नहीं आता होगा, उसे बीसीसीआई का अपने सेक्रेटरी बना दिया। मैं फिर लिस्ट बताऊं, राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह जी, मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय जी कौन सा राजनीतिक बैकग्राउंड है, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा देवेंद्र प्रताप सिंह किस मुंह से टिकट मांग रहे हैं, सत्येंद्र पाठक का बेटा संजय पाठक जी किस मुंह से बने हुए हैं, वीरेंद्र सकला जी के बेटा ओम प्रकाश सकला जी कैसे बने हुए हैं, बाबूलाल गौर जी की बहू कृष्णा गौर कैसे आ रही हैं? तो परिवार आप कैसे उंगली उठाते हैं कांग्रेस पर? आप कैसे उंगली उठाते हैं कांग्रेस पर? पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने पार्टी को देखिए, अपने पार्टी के परिवारवाद को देखिए, उसके बाद बात कीजिए। आप कांग्रेस के परिवारवाद को नकुल जी को लिया गया, अच्छा चलिए, ठीक है, चुनाव जीत ठीक है, मेरे जो फेस बताइए, कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, कितने लोग योग्य है ये बताइए। नकुल जी तो योग्य है, सांसद का चुनाव जितवार लड़ा, सांसद बन के दिल्ली संसद में बैठे, तो हमारा प्रोटोकॉल बनता है। पर ठीक है नीलाभ जी, मेरी बात नीलाभ जी सुनिए, तो आपने ये तो कह दिया योग्य है। सुनिए तो नकुल नाथ साहब चुनाव जीते थे, मुझे भी पता है, मंजरी जी को भी पता होगा, पर वो कितने मार्जिन से जीते थे ये भी हम सबको पता है। और मुख्य बात यह है कि कमलनाथ जी का विधानसभा चुनाव का नतीजा और नकुल नाथ जी का लोकसभा चुनाव का नतीजा एक ही दिन आया था। कमलनाथ जी 20,000 वोट समथिंग कुछ से जीते थे, और नकुल नाथ जी की जहां तक बात है तो 30 से 35,000 समथिंग से वो जीते थे। लोकसभा चुनाव था इसलिए, पर ठीक है, वो सब अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है, अगर बीजेपी इसको कह रही है कि साहब घर के लोगों के नाम ही प्राथमिकता से रख दिए हैं, तो इस चीज को आप बीजेपी के उन नामों से डिनाई तो नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, आप कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय वो विधायक हैं। मैं आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। हमने किसको लिया? नकुल नाथ जी सांसद, लक्ष्मण सिंह जी कैबिनेट मंत्री रह चुके। हमने सब उन लोगों लिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे, वो योग्य लोग हैं, लोकप्रिय नेता है, ऐसा लोकप्रिय भी है, चुनाव भी जीत चुके हैं, उसके बाद एक सांसद है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मैंने जो आपको लिस्ट बताई, इसमें कौन सा व्यक्ति योग्य, कौन से चुनाव जीत चुका है, आप बताइए। मैंने जो 50 लोग लिस्ट बताई, उसमें कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें जबरन थोपा गया है। तो परिवार वाला हमारे यहाँ कहाँ आ गया? सीधी बात है। मैं तो बीसीसीआई से शुरुआत कर रहा हूँ। जी ठीक है मंजरी जी, मध्य प्रदेश तक लेकर आ गया। ठीक है, योग्यता बताइए ना। ठीक है सर, शाह की योग्यता बता दीजिए मुझे। मैं इन्होंने इतने मैच खेले, इतने गेम खेले, इतने सर्टिफिकेट, इतने इनाम जीते, तो मैं सम्मान करूंगा। देखिए सर, बीसीसीआई आपको भी पता है कि बीसीसीआई में शुरू से ये कल्चर रहा है कि वहां पर सियासतदान ही हावी होते हैं। अब मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव की बात करूंगा, नहीं तो वहां पर मैक्सिमम लोग कांग्रेस पर क्यों लगा रहे हैं? शरद पवार जी हेड थे, राजीव शुक्ला हेड थे, उनका कौन सा क्रिकेट का अनुभव था मुझे बताइए, अगर आप अनुभव ही पूछ रहे हैं तो। देखिए, तो ये परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ? प्रणब मुखर्जी साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि एक समय
1980 के समय उनको ऑफर हुआ था बीसीसीआई के लिए, उन्होंने मना कर दिया था। तो आपको भी पता है कि वहां पर शुरू से सियासत हावी रही है, गैर मैंने तो मध्य प्रदेश के नेताओं की लिस्ट नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस चीज को आप जो आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, उस चीज को हम डिबेट में ना लाएं। हम सिर्फ आप बस वो नाम बताइए जो आप लोगों को लगता हो कि हाँ ये लोग भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मंजरी जी आप क्या कहेंगी, और फिर उसके बाद हम आज के मुद्दे पर। हाँ बोलिए। लिस्ट है, हमारी जो कमेटी की लिस्ट है उसको उठा के देखिए, हाँ। उसमें एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिल रहा है कि जो परिवार से आया है, किसी नेता के परिवार से आया है। ये हमारी संगठन की प्रक्रिया है, संगठन में अनुशासन है, संगठन के जो नेतृत्व है वो अपनी कार्यकुशलता में निपुण है। और निश्चित तौर पर हमारे जो नरेंद्र नेता जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो उनका कुशल नेतृत्व हमको पहले भी मिला है और अब भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर जितने भी, चाहे वो विष्णुदत्त शर्मा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, दावेदारी कर रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, बड़े नेता जो है वो सब इसमें हमारे कमेटी में है। और निश्चित तौर पर सभी अपने कार्य क्षमता, उनकी कार्य निपुणता पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता है। और हमारी जो कमेटी बनी है, आप देखिए कितनी मजबूत कमेटी बनी है। इनको इस पे बात करना चाहिए, ये कहाँ बार बार लिस्ट पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। और इनको ये देखना चाहिए कि ये भाई भतीजावाद से कितना डूबे हुई पार्टी है इनकी। ठीक कमेटी में चलिए, अब हम भाई भतीजावाद से अब इतर होते हैं, नहीं तो वो एक ही केंद्रित हो जाएगी। बहुत चर्चा हो गई। मेरा सवाल नीलाभ जी आपसे ये रहेगा, ठीक है अब कमेटी तो बन गई है साहब, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा था कि भूरिया साहब पर भी बीजेपी तंज कस रही थी। वो कह रहे थे कि साहब भूरिया साहब को चीफ तो बना दिया है, लेकिन जो रोटेशन है, जो पूरी चीज है, वो तो कमलनाथ जी की चलनी है वहां पे। देखिए सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टियों की स्वाभाविक रूप से आदिवासियों को लेकर नफरत है और एक तरह का उनको लेके एक तरह का शुरू से आदिवासियों को पसंद नहीं करते लोग, या उनको आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। जो पार्टी नीला जी ने इस पर बोला, जो पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी, मैं आता हूँ मंजरी जी, आपको पूरा समय मैं दूंगा आपकी बात रखने का। समझ सकता हूँ कि आदिवासी वर्ग का नेता अगर आगे बढ़ता है तो ये सवाल तो करेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति वैसी आदिवासियों के सिर पर पेशाब करने वाली पार्टी, उन्हें अपना आह्वानित प्रताड़ित करने वाली पार्टी, प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार आदिवासी वर्ग पर हो रहा है। ये यदि आदिवासी नेता को हम महत्वपूर्ण जवाबदारी देते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये चाहते ही नहीं आदिवासी वर्ग आगे बढ़े, इनको तो आदिवासियों के वोट कबाड़ना है। 2018 में आदिवासियों ने इन्हें आईना दिखा दिया था, तो इन्होंने आदिवासी के नाम से इवेंट बनाना शुरू की। बिरसा मुंडा जी के नाम से इवेंट, टंट्या मामा के नाम से इवेंट और इवेंट। आदिवासी वर्ग से इन्हें कहीं कोई लेना देना नहीं। एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार आदिवासी वर्ग पर हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी में मन से नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं। लेकिन जब आदिवासी वर्ग के नेता को हम सम्मान देते हैं, उसे प्रतिनिधित्व देते हैं, कोई जवाबदारी देते हैं, इनके पेट में होता है दर्द। ये बताएं कि जब से मध्य प्रदेश अलग बना है, इन्होंने कितने आदिवासी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ उसके बाद से बताया है कि इन्होंने कितने मध्य प्रदेश में आदिवासी नेताओं को मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिया, अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जबकि हमने कांतिलाल जी भूरिया को बनाया, जमुना देवी जी को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, विक्रांत भूरिया जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बताया इन्होंने कितनों को बना दिया? नहीं बनाया। इनका दोहरा चरित्र है, जब भी आदिवासी वर्ग आगे बढ़ता है इनके पेट में दर्द होता है। जब कांग्रेस आदिवासी वर्ग, चूंकि आदिवासी वर्ग तो कांग्रेस के साथ चोली दामन कर रहा था साहब, ये वर्ग तो हमारे साथ आजादी की लड़ाई के समझ साथ था। अब इनकी ये आजादी की लड़ाई की बातें क्या करता, ये तो उसमें शामिल ही नहीं थे। लेकिन उस सीधी जब आदिवासी वर्ग को हम सम्मान देते हैं तो उनको तकलीफ होती है, तंज कसते हैं। जी मैं आता हूं सर आपके पास। मंजरी जी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हम देख रहे थे कि आप लोगों ने बाकायदा जो मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष जयंत मलैया जी को बनाया है, मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश का कई दफा उन्होंने बजट जारी किया है, यानी एक नॉलेजेबल भी हैं। तो एक चीज जरूर लोगों के मन में भी आ रही है कि क्या आप अपने उन नेताओं को जो थोड़ा बहुत पार्टी से नाराज चल रहे थे उनको भी साधने की कोशिश है, क्योंकि तोमर साहब को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो वो उन नेताओं को मौका देंगे जो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से हैं, आप ही की पार्टी के नेता वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत नाराज थे अपनी उपेक्षा से। देखिए नाराज तो मैं नहीं कहूंगी, और निश्चित तौर पर क्या थे, प्रसन्न भी नहीं थे, लेकिन जी जयंत मलैया जी का आपने नाम दिया है, तो आप ही कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सीनियर लीडर हैं और वास्तव में बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, और उनको बहुत अनुभव है।
और उनकी जो अनुभव का लाभ जो है वो हमारे घोषणा पत्र में भी रहेगा। हाँ। और जिस तरीके से हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा, आप देखिएगा वो कितना अच्छा मैनिफेस्टो आने वाला है जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और रही बात जो नीलाज जी ने बोला कि आदिवासियों को नेतृत्व नहीं दिया, आदिवासी भाइयों को नेतृत्व नहीं दिया, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि शीर्षस्थ पद पर आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बिठाया है। आज हमारे राज्यपाल जी भी उसी समुदाय से आते हैं। आज हमारे मंत्री केंद्र में तकरीबन 12 मंत्री जो हैं वो आदिवासी और दलित कैडर से आते हैं। तो ये तो इनको कहना ही नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा दलित और आदिवासियों के लिए काम किया है, बल्कि मैं समझती हूँ सबसे कमजोर और वंचित वर्ग के लिए यदि किसी पार्टी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार तो पिछले कई सालों तक रही, सबसे ज्यादा वो तो ये कह रहे हैं पार्टी कि रही। 2018 में जो वोटिंग परसेंट कम मिला तो उसके बाद से बीजेपी कैंपेन चला रही है तमाम चीजों को लेकर ताकि अट्रैक्ट किया जा सके। जी, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि 2018 में वोटिंग परसेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा था। हाँ, थोड़े बहुत अंतर से आपकी सीटें नहीं, आदिवासी समाज को लेकर कह रहे थे वो, आदिवासी समाज ने वोट कम दिया था अपेक्षाकृत 13 और 9 के। जी, मैं उस बात से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर हमने उन चीजों को समझा कि हमसे कहाँ चूक हुई और उसके ऊपर हमने काम किया और निश्चित तौर पर इस बार हमें उसका लाभ भी मिलेगा। आप देख रहे हैं हमने उन क्रांतिकारियों को भी स्थापित किया, उनको जगह दी, उनको सम्मान दिया जो इतने विगत वर्षों, अगर ये कहते चुनावी इसमें कर रहे तो आप भी इतने चुनाव आपने वर्षों से लड़े और सबसे ज्यादा सत्ता पर ये देखने वाली बात होगी कि इसका लाभ आप लोग को भविष्य मिलता है नहीं। नीलाज जी, मैनिफेस्टो पे काम तो आपके यहाँ भी हो रहा है और मैंने सुना है काफी आप लोग पुराने मैनिफेस्टो की झलक लगभग इस मैनिफेस्टो में दिखाई दे सकती है और आप लोग ये भी गिनाने वाले हैं कि 18 में सरकार में हमने क्या क्या किया था और क्या रह गया था, ऐसा कुछ है क्या नीलाज जी? क्या भाजपा सरकार मैनिफेस्टो पिछले 18 साल से देख रहे 22,000। नहीं, आप अपना बताइए ना, वो बता रहे हैं प्लीज। मेरे मुझे पर आ रहा हूँ, मुझे बात तो करने दीजिए। 22,000 घोषणाओं में से 2200 घोषणा हो पाई, लेकिन हम घोषणाबाज सरकार ने बिल्कुल चर्चा हमने जो गारंटी दी है बोलिए नीलाज जी, गारंटी दी उस गारंटी हम खरे उतरेंगे। हमने हमारी 2018 में सरकार थी, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। मंजरी जी प्लीज, आज भी उससे कायम है। 1 मिनट आपको भी दूंगा इसके बाद में बोलूंगी। हाँ बोलिए। आपकी योजनाएं सिर्फ भ्रमित करने वाली योजना है। इस योजनाओं का न तो हितग्राहियों तक तो लाभ पहुंचना है, उस योजनाओं की बंदरबाट होती है। हम पिछले 18 सालों से देख रहे हैं, तो आपकी योजनाओं की कोई बात हम करना भी नहीं चाहते। हर बार आप 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं, 22 तो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। लेकिन हमारी सरकार वचन की सरकार है, हमारी जब सरकार है गारंटी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये बड़ा फर्क है और आप में हम में। आप बहना को 1,000 रुपए देते हैं और बोलते हैं 1200 का सिलेंडर लेकर आओ, 200 रुपए के टमाटर लेकर आओ। बहना क्या पकाएगी और क्या खाएगी? हम तो कहते हैं कि मेरा 1500 रुपए लो, 500 का सिलेंडर लो। हमारी योजना इस योजना बड़ा फर्क है। ठीक है चलिए, मंजरी जी क्या कहेंगी? 30 सेकंड प्लीज। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की वो ये कहती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार होते हैं और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। उसका मेरे पास पूरा एक डेटा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा, तो वो इनके यहाँ है। एक मिनट मैं बीच में बोलना पड़ेगा। 1 मिनट मुझे समय दिया जाए। आप बीच में नहीं सर, समय कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। हाँ बोलिए मंजरी जी जल्दी। देखिए, ठीक है, इनके यहाँ आज जो होड़ है अपने पुत्र को स्थापित करने की, स्टैब्लिश करने की, कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह में, वो इनके अंतर कलह है। चलिए ठीक है मैम, बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगा, चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नीलाज जी, मंजरी जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े आप, शुक्रिया। सवाल चुनाव को लेकर थी और जवाब हम नेताओं से इसी बात को ले रहे थे कि किस पार्टी में भाई भतीजावाद ज्यादा है। अगर आप बयान दे रहे हैं तो क्या आपके यहाँ पे सब ऑल ओके है? तो बताया तो ऑल ओके, लेकिन विपक्षी पार्टी को नजर नहीं आता है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।